तो आज हम बात करने वाले हैं मामा की जंग के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी का नाम नहीं है। ये एक औरत की अपनी जिंदगी और एक पूरे देश की उथल-पुथल भरी कहानी का प्रतीक है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार बयान से। नरगिस परवीन, जो हमारी कहानी की नायिका हैं, वो कहती हैं, कश्मीर के लिए लड़ना जायज़ है। बस ये एक लाइन, ये हमें सीधे उस संघर्ष के दिल में ले जाती है जहां देश के लिए प्यार और एक इंसान का अपना इरादा दोनों एक हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो तस्वीर है, इसमें है नरगिस परवीन, जिन्हें प्यार से सब मामा बुलाते थे। आप सोचिए, सिर्फ 90 पाउंड की एक नौजवान लड़की, और उसके हाथों में है करीब करीब 45 इंच लंबी 9 पाउंड की एक राइफल। ये तस्वीर असल में यही उनकी इस पूरी असाधारण यात्रा की शुरुआत है। तो हमारा पहला हिस्सा है राइफल वाली लड़की। आइए जानते हैं कि आखिर इस नौजवान औरत और उसके हाथ में इस हथियार की कहानी क्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? मामा ने इससे पहले कभी कोई हथियार छुआ तक नहीं था। सोचिए, लाहौर के एक ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने पहली बार उस भारी भरकम राइफल को उठाना और चलाना सीखा। इससे अंदाजा लगता है कि उस वक्त हालात कितने कितने गंभीर रहे होंगे। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी अपनी कहानी। अब जरा उस बड़े कैनवस को देखते हैं। मतलब उस वक्त देश का माहौल कैसा था जिसने मामा को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। बात है 1960 के दशक की। पाकिस्तान में ना राष्ट्रवाद का जुनून अपने चरम पर था। भारत के साथ जंग का खतरा सिर पर मंडरा रहा था और जाहिर है देश को नए सिपाहियों की सख्त जरूरत थी। अब ये जो पूरा संघर्ष था, इसकी जड़ें तो 1947 के बंटवारे में ही थीं, जब कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। इसी मुद्दे को लेकर 1948 में पहली भारत-पाक जंग हुई और फिर 1965 आते-आते तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरी जंग छिड़ गई। और यही वो पल था, यही वो वक्त था जब मामा ने फैसला किया कि वो भी देश के लिए लड़ेंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब ये एक ऐसी लामबंदी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। हजारों की तादाद में औरतें आगे आईं और उन्हें सिर्फ नर्स या हेल्पर की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। नहीं, उन्हें बाकायदा रक्षक और एक फाइटर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मामा के सेना में शामिल होने के फैसले के पीछे उनकी अपनी एक गहरी पर्सनल वजह क्या थी। तो मामा के लिए ना ये लड़ाई एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर थी। एक तरफ तो जाहिर है अपने देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये साबित करने के लिए कि औरतें भी मर्दों से किसी भी हाल में कम नहीं हैं, कि वो भी लड़ सकती हैं। तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं, ये उनके अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। और यहाँ पर एक पीढ़ी का फर्क साफ साफ दिखेगा। उनकी माँ, जिन्हें सब नैनो कहते थे, वो डॉक्टर या वकील बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ थी मामा, जो समाज की हर दीवार को तोड़ने के लिए तैयार थी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अब मामा जैसी कई औरतों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी फातिमा जिन्ना, जिन्हें राष्ट्र की माँ कहा जाता था। असल में उन्होंने ही पाकिस्तानी औरतों के लिए राजनीति में आने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का रास्ता खोला था। तो अब कहानी जंग के मैदान से निकलकर सियासत के अखाड़े में पहुंचती है और यहाँ एंट्री होती है एक नए, बहुत ही करिश्माई नेता की। और वो नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। देखिए, उस वक्त तक लोग सालों के मिलिट्री शासन से तंग आ चुके थे, जहां आम जनता की आवाज को दबा दिया जाता था। तो मामा जैसे लोगों के लिए भुट्टो उम्मीद की एक नई किरण बनकर आए थे। भुट्टो का वादा बहुत सीधा और बहुत असरदार था। रोटी, कपड़ा और मकान। और ये नारा हर उस इंसान के दिल में बस गया जो देश में बदलाव चाहता था, जो चाहता था कि लोकतंत्र वापस आए। तो मामा ने भी अपने देश प्रेम के जज्बे को अब एक राजनीतिक एक्शन में बदल दिया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के लिए घर घर जाकर कैंपेन करने लगी। उन्हें पूरा यकीन था कि भुट्टो ही पाकिस्तान को बदल सकते हैं। लेकिन हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलेंगे जब वह शुरुआती उम्मीद और जोश धीरे धीरे टूटने लगा। वो सपना जिसके लिए मामा ने इतना कुछ दांव पे लगाया था, वो अब बिखर रहा था। 1971 की जंग ने देश के दो टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। कुछ साल बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई और देश एक बार फिर से मिलिट्री तानाशाही के अंधेरे में चला गया। मतलब सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। और जब ये सब कुछ हो गया तो मामा के मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था,
कि आखिर ये सब किस लिए था। क्या उनके उस जुनून का, उस संघर्ष का कोई मतलब निकला भी या नहीं। और आखिर में हुआ ये कि मामा को उसी देश से एक तरह का अलगाव महसूस होने लगा, जिसके लिए उन्होंने कभी अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। उनके लिए अब ये वो पाकिस्तान नहीं रह गया था जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। और इसी के साथ कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, उस राइफल पर। उनकी जवानी के उस जोश की, उस जुनून की बस वही एक निशानी बची थी जो उनके बिस्तर के पास रखी रहती थी। और इस पूरी कहानी का अंत शायद इस एक लाइन में छिपा है। ये लाइन हमें यादों के बोझ, गुजर चुके वक्त और एक ऐसे अतीत के बारे में बताती है जिसका हथियार अब खाली हो चुका था।